नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अदिति नागर। 10 राज्य 96 लोकसभा सीट जहां पर लगातार मतदान हो रहा है। वोटिंग परसेंटेज क्या है जल्दी से जरा वो आपको बताते हैं, उसके बाद सीटों का विश्लेषण हम अदिति के साथ करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 चौथे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटें जहां पर 3 बजे तक 52.08% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में दोपहर 3 बजे तक 29.53% वोटिंग। राज्यभर हम आपको ये तस्वीर और आंकड़ा पेश कर रहे हैं। चौथे चरण की वोटिंग लगातार जारी। 10 राज्यों में दोपहर 3 बजे तक 52.02% वोटिंग हुई। आंध्र प्रदेश में 55.58% वोटिंग। वहीं बिहार में 45.23% वोटिंग अब तक हुई है। जम्मू कश्मीर में 29.08% वोटिंग अब तक हो चुकी है। लगातार मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं। भारत 24 भी आपसे अपील करता है कि अगर आपने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया तो आप घर से बाहर निकले। जम्मू कश्मीर में 29.93% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक हो चुकी है। आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव चौथा चरण जिसकी वोटिंग लगातार जारी है। 10 राज्य 96 लोकसभा सीटें जहां पर लगातार वोटिंग की जा रही है। अदिति हमारे साथ इस समय स्टूडियो में। अदिति, पिछले 3 फेज के मुकाबले ये बढ़त दिख रही है। मुझे लग रहा है जो स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल पार्टीज अपना रही थी, खासतौर पे बीजेपी, वो काम कर रही है। बिल्कुल, और ज़रूरी भी था। वैसे ये जो ऐसा फेज था, फोर्थ फेज, डिसाइसिव था। वजह इसलिए क्योंकि ये आधे हम चरण से आगे निकल रहे हैं। आधे जो पूरा लोकसभा इलेक्शंस है वो आधे से ज़्यादा अब निकल चुका है। दूसरी बड़ी बात है कि इस बार जितनी 96 सीटों में से 70 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी पूरे पे जीती थी। पिछली बार जो वो स्ट्राइक रेट था वो बहुत अच्छा था। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी, 70 सीटों पे जीती थी और चाहती थी कि स्ट्राइक रेट पूरा हो। और इसमें कई सीटें ऐसी थी शिखा जो स्विंग वोटर था, जिसकी हम बात सुबह भी कर रहे थे। तो वो किस तरफ जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना, चुनाव प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे कि वो 1% का भी मार्जिन कहीं भारतीय जनता पार्टी को दगा न दे जाए। और यही वजह है कि वो 1% भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाए, जिससे कि स्ट्राइक रेट उतनी की उतनी रहे, यहाँ तक कि इजाफा भी हो जाए। अच्छा, एक बड़ी खबर मिल रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के खिलाफ आज केस दर्ज किया गया है। बुर्का हटवा करके पहचान चेक करने का गंभीर आरोप माधवी लता पर लगा। हैदराबाद के थाने में ये केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 171C 186 के तहत एफआईआर, आईपीसी की धारा 505 1C के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है। और ये देखिए, तस्वीर भी बता रही है। बुर्का हटवा करके पहचान बताने की बात कही माधवी लता ने, जिसको लेकर के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं चुनाव को लेकर के अन्ना हजारे का एक बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त सामने आया है। ऐसे लोगों को वोट ना करें जिनके पीछे ईडी पड़ी हो। तो सीधा सीधा जो टारगेट है वो अरविंद केजरीवाल पर है। अदिति, क्या कहेंगे आप? अन्ना हजारे, वो मूवमेंट, लोकपाल बिल को लेकर के जिस मूवमेंट की शुरुआत हुई, जहां से अरविंद केजरीवाल निकले और फिर उनके ऊपर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा, और ये जो अपील है, मुझे लगता है क्या ये अरविंद केजरीवाल को डेंट करेगा? आपसे जवाब लेती हूँ अदिति, पहले सुन लेते हैं क्या कहा है उन्होंने। लेकिन मेरे साथ में अरविंद केजरीवाल जब था, मैं कई सालों से उसको कह रहा था, चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। इतना कहते गया। शुरू में बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया, पैसे के नशे में डूब गया और बिछड़ गया। जो गलत मार्ग से पैसा मिलाता है, पैसा लेता है, ऐसे लोगों को वोटिंग मत करो। तो देखिए, साफ तौर पर अन्ना हजारे यहाँ पर अदिति ये कह रहे हैं कि जिनके पीछे ईडी पड़ी है उनको वोट मत कीजिए। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को डेंट करेंगे? बड़ा बयान है, देखिए, काफ़ी बड़ा बयान है, क्योंकि अन्ना हजारे मूवमेंट से अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ।
और आपका जहाँ से जन्म हुआ होता है, राजनीतिक जन्म हुआ, आपकी उत्पत्ति हुई, वही पृष्ठभूमि अगर आपको इस तरह से नकार दे कि शराब के नशे में आप डूब गए, शराब में पैसा मिलता है और आप उस नशे में डूब गए, वो अपने आप एक बड़ा बयान है। और अन्ना हजारे को जिस तरह से लोग देखा करते हैं आज भी, चाहे उनका मोमेंट का रिजल्ट क्या रहा क्या नहीं रहा, लेकिन एक सादगी और सादगी के साथ साथ सच्चाई के रूप में उनको देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पे जिस ज़मीन से उनकी उत्पत्ति हुई वो ज़मीन अब उनको नहीं सपोर्ट कर रही है, वो व्यक्ति उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा बयान है, और वो भी तब जब ये चौथा फेज़ वो फेज़ है जब अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं। तो जब ये चेक एंड बैलेंस है, अरविंद केजरीवाल ज़मीन पर हैं, वो चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं, और वहीं से इस तरह का बयान आना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं है, क्योंकि आगे दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव बाकी है। लेकिन अन्ना हजारे तो अदिति पहले भी बोलते ही रहे ना, लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता ने विश्वास किया एक नहीं 2 बार अरविंद केजरीवाल पर। और मुझे लगता है कि जैसे अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, भले वो चुनाव के लिए ही मिली हो, ग्राउंड सिर्फ चुनाव ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास पैदा करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल दोबारा करेंगे ही दिल्ली की जनता में। और ना केवल ये, जिस तरीके से मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने लगभग खुद को इंडी गठबंधन की तरफ से पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो उन्होंने माफी भी मांग ली। क्या लगता है, बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ उतरे हैं इस बार? देखिए, 2 चीज़ें हैं। अरविंद केजरीवाल पे विश्वास दिल्ली की जनता करती है, और अन्ना हजारे लगातार बोलते आए हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए, कोई भी लोकप्रिय नेता के ऊपर अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हो या वो जेल में हो, जेल से छूट कर आए, तो आपको लोगों के अंदर उसके प्रति एक अलग तरीके का उत्साह दिखेगा जो ज़मीन पर नहीं दिखा। यही वजह थी। अब उसको आप राजनीतिक लिहाज से समझें। शिखा, आप भी घर से निकल के आई हैं, तो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं मंदिर होते हुए आती हूँ। ये मुझे आज पता लगा, जबकि आपसे मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। मंदिर जाना, पूजा अर्चना करना एक बहुत निजी बात है। जिस बात का आरोप हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे लगाते हैं कि वो मंदिर पूजा अर्चना को एकदम इस तरीके से दिखाते हैं जिसको चुनाव में इम्पैक्ट हो या वोट में, अरविंद केजरीवाल जेल से निकलते ही बजरंगबली के मंदिर जाते हैं। वो उसी पिच पे खेलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वोट की राजनीति करनी है। तो ऐसी स्थिति में इस बार उनका लिटमस टेस्ट है। 2 बार से दिल्ली की जनता उन पर ट्रस्ट कर रही है। लोकसभा में नहीं कर रही, पर विधानसभा में कर रही है। तो ये इस बार उनका टेस्ट है कि जनता किस रुख में जाती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन एक लोकप्रिय नेता के लिए जब कभी कोई जेल चला जाए, ऐसे आंदोलन हो, तो जनता सड़क पर आ जाती है। चाहे राहुल गांधी 5 दिन ईडी गए तो एक आपको मोमेंटम खड़ा होता हुआ दिखने लग गया, ऐसा मोमेंटम खड़ा हुआ नहीं दिखा जमीन पर। बिल्कुल, यानी जो एक्सपेक्टेड था वो नजर नहीं आया। अदिति, हमारे साथ 2 हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, अविनीश श्रीवास्तव उन्नाव से और अखिलेश सोलंकी इस समय देवास एमपी में मौजूद हैं। सबसे पहले अविनीश, आपके पास आते हुए क्या तस्वीरें मिल रही है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर के क्या जानकारी और समीकरण वहां पर कैसे बनते हुए दिख रहे हैं? और पे देखिए, उन्नाव में इस वक्त हम मौजूद हैं और ऐसे ही एक पोलिंग बूथ है। और अगर 3 बजे की अगर हम मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 45% मतदान हो गया है। अब 2019 की अगर हम बात करें तो 55% यहाँ पर मतदान हुआ था। हालांकि अगर पोलिंग स्टेशन की अगर हम बात करें, अखिलेश यादव इसी बीच क्या कह रहे हैं अविनीश, पहले दर्शकों को 4 जून के बाद वाले सीमा से को सुरक्षित करने की बात कही है। 4 जून का उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह से बीजेपी के लोग यहाँ पर भाग सकते हैं, ये बड़ा आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अभी तक लुढ़क गई है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। कैमरामैन प्रदीप के साथ में अक्षय राय, भारत 24, कन्नौज। तो अदिति, देखिए अभी अभी अखिलेश यादव को आपने सुना, और कहते हैं ना कि कोशिश जो है वो पूरी कर रहे हैं आज भी अखिलेश। और यही तस्वीर भी देखी, राहुल गांधी के साथ अभी हाल ही में मंच पर मौजूद भी रहे। कोशिश तो कर रहे हैं, अभी तक साथ कम से कम उन्होंने तो नहीं छोड़ा, उन्होंने और लालू परिवार ने, इन दोनों लोगों ने जो है कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ समीकरण बदलेंगे या फेवरेबल हो जाएगा बीजेपी के? ये जो 80 सीटों का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहाँ हो जाता है? वो महत्वपूर्ण हो जाता है कन्नौज जैसी सीटों पर, जहाँ पर सपा का गढ़ जिसे कहते हैं, जैसे कुछ दिन पहले हमने मैनपुरी पर जिक्र किया था, वैसे ही अखिलेश यादव क्या अपनी ज़मीन बचा पाते हैं? क्योंकि 2019 में वो नहीं बचा पाए थे, और 2024 आते आते जहां वो ये कह रहे हैं पूरा इंडिया गठबंधन साथ खड़ा हुआ है, कांग्रेस का वोट बैंक भी उनके साथ है, ऐसी स्थिति भले ही जितना भी हो, लेकिन वो अलायंस में है। और उसके बाद क्या सपा अपनी कन्नौज सीट बचा पाएगा? मैनपुरी सीट बचा पाया पिछले उसमें? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए इस फेज़ में
ये जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, एटा की बात करें, ये तमाम जो लखीमपुर खीरी की बात करें, ये तमाम वो सीटें हैं जहां सपा की नजर है। और सपा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? अखिलेश यादव से हमारे सहयोगी ने बात की, सुन लीजिए एक बार फिर से। साफ तौर पर है कि कार्यकर्ताओं से मिलने का ये कर रहे हैं। अखिलेश जी, कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात हो रही है और क्योंकि इनको कुछ चोटें लगी थी, आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर है और साफ तौर पर है कि अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं का ऐसे ही ध्यान रखते रहे हैं और इसलिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं से भी वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। कन्नौज की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और यहाँ पर अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। अखिलेश जी, किस तरह से साफ तौर पर है कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की जान होते हैं और अखिलेश यादव इसीलिए यहाँ पर फ़ोटो खींचते हुए, कार्यकर्ताओं के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए नज़र आ रहे हैं। चौथा फेज काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और सब जीतेंगे सीटें, सब सीटें जीतेंगे। चौथे फेज के बाद किस तरह की बीजेपी लुढ़क गई है और नकारात्मक राजनीति करने वाले देश से हटेंगे। अखिलेश जी, एक सवाल और है जो कि और सीमाओं को सुरक्षित करो। 4 जून के बाद बीजेपी वाले सीमा से छोड़ करके भागेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीमाओं को सुरक्षित करने की बात कही है। 4 जून का उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से बीजेपी के लोग यहाँ पर भाग सकते हैं, ये बड़ा आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अभी तक लुढ़क गई है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। कैमरामैन प्रदीप के साथ में अक्षय राय, भारत 24, कन्नौज। अच्छा, हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल भी इस वक्त मौजूद है। एक बार इंट्रोडक्शन करवा देते हैं अदिति। एडवोकेट सुशील व्यास, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ, प्रियंका पासवान नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं, मोहम्मद आजम प्रवक्ता सपा के हमारे साथ हैं। आजम जी, पहले आपके पास ही आते हुए, अभी अखिलेश यादव को हम सब सुन रहे थे, कहीं ना कहीं कोशिश जो की है अखिलेश ने, वो धरातल पर कितना उतरेगा कितना नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन आश्वस्त बहुत नजर आ रहे हैं। और इस समय सपा को आप उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए कैसे देख रहे हैं और इंडिया अलायंस को लेकर के क्या टिप्पणी आपकी? और इसके साथ साथ एक सवाल और मेरा आपसे कि भले ही आश्वस्त दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, पर इतना कॉन्फिडेंट कि सारी की सारी सीटें जीत जाएंगे, ये थोड़ा सा बाउंड्री के बाहर नहीं लगता आपको कि 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे? अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, वो सपा सुप्रीमो हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोई लॉजिकल बात से बाहर तो नहीं जा रहे। अदिति यकीनन वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके पास अपनी मशीनरी की फीडबैक होगी जिस आधार पे वो आपको कह रहे हैं, और वो जानते हैं कि भाजपा नकारात्मक राजनीति करती है और भाजपा के लोग झोला उठा के जाने में माहिर हैं। अभी उन्होंने प्रज्वल रमन्ना को बाहर भेज दिया, जैसे उन्हें लगा कि कर्नाटक सरकार SIT का गठन कर रही है और शायद कुछ चीजें होंगी, उन्होंने उन्हें जर्मनी भेज दिया और दूसरों पे आरोप लगाते हैं। तो हमें जो स्थानीय कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिल रहा है, इंडिया ब्लॉक बहुत मजबूत है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। आजम साहब, एक बार आप भी वकालत कर दीजिए ना, आप बोल दीजिए कि 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। 80 की 80 सारी बोला उन्होंने। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कह रहे हैं वो 60% सही है और भाजपा का सफाया होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और बेरोजगारों की जो समस्या है और छोटे कारोबारियों की जो समस्या है, GST और कोविड ने बिल्कुल छोटे कारोबारियों को बिल्कुल। शिखा, मैं चाहूंगी कि 4 जून को अगर 80 की 80 सीटें जीतती है सपा, तो आजम साहब का ये वीडियो ऑन एयर होना चाहिए। बिल्कुल, और यही कॉन्फिडेंस, इसीलिए आजम जी मैंने आपसे यही सवाल इसलिए रहे थे, मैंने पूछा कि कॉन्फिडेंस जो है वो काफी हाई है। सुशील व्यास, प्रवक्ता शिवसेना, हाँ, ओवर ना हो तो शिंदे गुट से हमारे साथ हैं इस समय। सुशील जी, महाराष्ट्र में क्या समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं? बड़ी खींचातान हुई महाराष्ट्र की राजनीति, बिल्कुल उलटफेर, मतलब मुझे लगता है अदिति पिछले गत 1 वर्ष और 1.5 वर्ष में काफी चीजें बदल गई है महाराष्ट्र की। हमने देखा बीजेपी तोड़जोड़ की राजनीति करती रही, शिवसेना खुद की पैठ बचाने के लिए लड़ती रही, उद्धव गुट अलग काम करता रहा, कांग्रेस के साथ समीकरण बनते रहे, लेकिन महाराष्ट्र में इस समय आप अपनी क्या स्थिति देख रहे हैं? आपने जो कहा मैंने
लेकिन निश्चिंत रहिए, महाराष्ट्र में एनडीए बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और विकास के कार्य तो चाहे केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तरह तरह की जन कल्याण की योजनाएं और बड़ी मजबूती के साथ महाराष्ट्र की जो फडणवीस जी, शिंदे जी और अजित पवार जी मिल के जो सरकार चला रहे हैं और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकासशील सरकार चल रही, बहुत अच्छा माहौल है। और पिछली बार 42 सीट हम लोग जीते थे, उसके बाद अमरावती की ज्वाइन कर गई और एक रायगढ़ की जो सीट थी वो तटकरे जी वो भी है, तो 44 सीट तो हम लोग वैसे ही रिटेन कर रहे हैं। एक आध सीट हम और बढ़ाएंगे, नथिंग लेस देन 45 आउट ऑफ 48 हम लोग जीतने जा रहे हैं। चलिए वो तो ठीक है, चुनाव तो क्या है, चुनाव आते जाते रहते हैं, जीत हार भी होती रहती है। सवाल आपसे ये है कि आपके ऊपर एक आरोप है, जब मैं खुद जमीन पर पहुंची वहां पर ये पता किया, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। आरोप ये है कि जिस तरीके से शिवसेना का संगठन हुआ करता था, शिवसेना इसलिए थी क्योंकि उसके संगठन ब्लॉक लेवल पर भी वर्कर्स हुआ करते थे जो तय किया करते थे, लेकिन अब शिंदे वाली शिवसेना के पास ना संगठन है ना वर्कर है और वर्कर खुश भी नहीं है। और आगे अगर लंबा समय मिला तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, लेकिन ये आरोप गंभीर है आपके ऊपर। अभी राजनीति में पता नहीं आपने किससे मुलाकात की, मैं नहीं जानता, आपके वर्कर से की थी 15 सर। सीटें शिंदे, ठीक है ना, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ हम बड़ी मजबूती से 15 सीट शिंदे जी की पार्टी जो शिवसेना ऑफिशियली जिसको सिंबल मिला हुआ है, हमारा जो ऑफिशियल सिंबल है वो है धनुष बाण, और जो ऑफिशियली जिसने इलेक्शन कमीशन ने हमको शिवसेना का नाम जो दिया है वो पार्टी बड़ी मजबूती के साथ पिछली बार। चलिए हम प्रियंका पासवान जी के पास जाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, बस बहुत ही एक लाइन में समझना एक और चाहूंगी, सच सच बताइएगा, अब जब सरकार चल रही थी, शिंदे साहब मुख्यमंत्री बन गए थे, उसके बाद जब अजीत पवार साहब की एंट्री हुई तो आपके वर्कर और आपको कैसा महसूस हुआ सर? चलिए शायद आपको आवाज नहीं मिल रही। नहीं, सुशील जी ये सवाल अदिति ने आपसे पूछा है। उन्होंने बीजेपी की प्रवक्ता से कह रहे थे। नहीं वो आपका आपसे जी। हाँ तो मैं ये कह रहा था, मेरी बात बीच में थी, वो शायद वो पूछने लग गई थी बीजेपी के। हाँ वो सवाल बहुत अहम है, इसलिए उन्होंने पूछा, सुशील जी उन्होंने पूछा कि जब अजीत पवार की एंट्री हुई तो आपको कैसा लगा? मैं निश्चिंत रहिए, हम संगठन से आते हैं, संगठन बड़ी मजबूती के साथ जिस तरह से पहले बाला साहब ठाकरे जी के जमाने में काम करता था उसी तरह से एक कार्यकर्ता शिवसेना का अब उनकी याद में अपनी बिल्कुल मजबूती के साथ 15 की 15 सीटें हमारी प्लस बाकी एनडीए की जो साथी सहयोगी लड़ रहे हैं उनका सहयोग कर रहे हैं। और कहीं भी हमारे वो कोई जैसे आप कह रहे हो कार्यकर्ता नदारद है, वैसा नहीं है, बड़े चाव के साथ, बड़े उत्साह के साथ और आत्मविश्वास के साथ चलिए हम सारी की सारी सीटें लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता बिल्कुल सिचुएशन भी ऐसी हो, क्योंकि मुझे लगा ही चोज नॉट टू स्पीक अबाउट इट। ठीक है, प्रियंका पासवान नेता कांग्रेस भी हमारे साथ है। प्रियंका जी, सारे पक्ष हम देख रहे हैं, जिस तरीके से इस वोटिंग परसेंटेज को भी मुद्दा बनाया गया, कहा गया कि भाई देखिए लोग निकल नहीं रहे हैं, हताश हैं लोग, नहीं चाहते हैं मोदी सरकार की वापसी हो। इस समय आप अपनी पार्टी को कहाँ पा रहे हैं, या फिर इंडिया अलायंस अगर मैं बोलूँ तो? इस बार का जो इलेक्शन है, पहला और दूसरा चरण ही से ही क्लियर हो गया था कि लोग बाकी बहुत निराश हैं। और 2014 में 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात करना। और 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, काले धन के ऊपर ना जाने कितनी ज्यादा रामदेव और तमाम लोग आ गए। 410 रुपए का सिलेंडर सर पे रख के नाचा गया। लेकिन चीजें अब लोग समझ चुके हैं कि भाई ये चीज जो ये बोल रहे हैं वो अलग ही है। इनके पास कोई योजना नहीं है आम जनता के लिए। अगर 10 साल की लोग अपने काम गिनाए, 10 साल अगर अपना काम गिनाए जो बीजेपी केंद्र सरकार है, अगर अपना काम गिनाए तो कुछ भी नहीं गिना पाते ये लोग। ऐसी बोलते हम सड़कें बनाए, ऐसी सड़कें जो धंस गई। वंदे मातरम इन लोगों ने एक्सप्रेस चलाई, वो भैंस जानवर के टकराने से टूट गई। अब बताइए 2 चीजें, पुल इन लोगों ने बनाए वो ढह गए। आप जैसे कि जो इंडिया अलायंस जो बात कर रहा है कि ठीक है हम जाति जनगणना करेंगे, महिलाओं के लिए न्याय करेंगे और न्याय यात्रा जो सारी लेकिन प्रियंका जी, बीजेपी उन्हीं महिलाओं के मुद्दे को लेकर के तो फ्रंट फुट पर खेल रही है। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज ही बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भाई आप बताइए 3 तलाक खत्म हुआ तो क्या गलत हुआ है? यही तो कॉमन मैटर लेकर के बीजेपी सामने। और आपको नहीं लगता कि राम मंदिर के आगे सारे मुद्दे फीके हो जाएंगे पूरे भारत में?
नहीं आप, हाँ नहीं आप खुद सोचिए ना, राम मंदिर के आगे सारी चीजें फीकी कैसे, मतलब राम जी तो बहुत बड़े हैं, राम जी बहुत बड़े, बीजेपी कहती है हम राम लाए। अब यही लोग तय कर ले कि राम इनसे बड़े हैं या राम इनसे, ये राम से बड़े हैं। जैसे कि अभी ये लोग जैसे बोलते हैं, मतलब अगर इन लोग से मैं बोल रही हूँ 10 साल का इनसे काम गिनवा लीजिए तो ये लोग कोई काम नहीं बता पाएंगे ये लोग कि इन लोगों ने काम क्या किया है। ये जब भी बात करेंगे तो अभी आपने बोला 3 तलाक, ठीक है, एक सामाजिक, ये एक सामाजिक प्रियंका जी, मोदी जी तो दिन भर यही गिना रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। सुधार क्या किया इन्होंने, इकोनॉमिक सुधार क्या, हमारी अर्थव्यवस्था 350 किलोमीटर सड़क पर डे बना रहे हैं वो रोज, वो 32 किलोमीटर की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं, वो तो रोज यही गिना रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया। वो तो अगले 100 दिन का एजेंडा भी उनका तैयार है। नहीं देखिए, अगर वो सड़क बना रहे होंगे तो वो धरातल पे होगा, लोगों को मजदूरी करने के लिए काम मिल रहा होगा, इकोनॉमिक थोड़ा सा डाउन लेवल पे बूस्ट हो रही होगी, लोगों को अच्छा खाना मिल रहा होगा, रोजगार मिल रहा होगा। कहाँ है? देखिए, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन इस बार जो है बीजेपी बड़े स्ट्रैटेजी के साथ उतर रही है प्रियंका जी, और ये बात आप भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं।